इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही गैर जिम्मेदार रहा ने तो फिर जीवन के हर मोड़ पर हमेशा गिरता रहेगा और संभालने के लिए हम वहाँ नहीं होंगे। आशीष अपने 15 साल के बेटे वैभव चिल्ला रहा था। 2 दिन बाद वैभव की 10वीं की कक्षा की परीक्षा शुरू होने वाली थी और उसने प्रवेश पत्र खो दिया था। वैभव रोआ सा चुपचाप खड़ा था। वह बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने तो प्रवेश पत्र लेमिनेट करवाया था, फिर रमन और आकाश के साथ ऑटो में बैठ कर सीधे घर आ गया था। अनजाने में ही सही, गलती तो हुई थी। पूरा दिन अपनी फाइल ढूंढता रहा लेकिन कहीं पता नहीं चला। तभी उसे याद आया कि उसके हाथ में बैग और फाइल थी, जिस कारण गलती से फाइल शायद ऑटो में ही छूट गई होगी। काश उसने फाइल अपने बैग में रखी होती तो पापा से इतनी जली कटी नहीं सुननी पड़ती। उसने डर के मारे यह बात पापा को नहीं बताई। आशीष ने फैसला किया कि वह वैभव के स्कूल में जाकर इस बारे में प्रिंसिपल से बात करेगा। शायद कोई समाधान निकल आए और वैभव को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाए। लता ने भी सहमति जताई। दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लता ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहुत ही अजनबी महिला खड़ी थी। जी कहिए, लता ने पूछा। क्या यह आशीष जी का घर है? महिला ने पूछा। जी हाँ, लता ने उत्तर दिया। आप? मैंने पहचाना नहीं, लता ने सकपकाते हुए कहा। मेरा नाम रत्ना है। और मैं? तभी आशीष हड़बड़ी में वैभव के साथ बाहर जाने के लिए निकलने लगा। उसकी नज़र रत्ना पर पड़ी और जाते जाते अचानक रुक गया और वापस रत्ना के पास आकर बोला, अरे रत्न, तुम यहाँ? कितने सालों बाद तुम्हें? आशीष कहते कहते रुक गया। शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गए होंगे। रत्ना आशीष को कुछ देर देखते रह गई। बीता हुआ कल आंखों के सामने जैसे फिल्म की तरह ताज़ा हो आया। इनसे मिलो, ये है लता मेरी पत्नी, और लता ये है रत्ना। मैंने तुम्हें बताया था ने, ये हमारी पड़ोसी हुआ करती थी। ये वही है। आशीष रत्ना का ध्यान समय से हटाने के लिए लता और रत्ना का एक दूसरे से परिचय करवाने लगा। अच्छा, तो यही रत्ना जी हैं। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, लता ने कहा। धन्यवाद, आप भी तो खूबसूरत हैं, रत्ना ने कहा। लता मुस्कुरा भर दी। बैठिए ने, लता ने कहा। आशीष की नज़र घड़ी पर पड़ी। अरे 10 बज गए। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा रत्ना, तुम लता के साथ गपशप करो, मैं वैभव के स्कूल से 1 घंटे में आता हूँ, कहकर आशीष और वैभव जाने लगे। तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो वे मेरे पास है, रत्ना ने कहा। सब एकटक रत्ना को देखने लगे। तभी रत्ना ने अपने हैंडबैग से फाइल निकालकर आशीष के हाथ में रख दी। अरे, इस फाइल को ही हम ढूंढ रहे थे, पर यह तुम्हारे पास कैसे आई? आशीष ने सवाल किया। वैभव ने झट से पापा के हाथों से फाइल ले ली और फाइल खोलकर अपने सर्टिफिकेट देखने लगा। प्रवेश पत्र देखते ही वह सुकून और आत्मविश्वास से भर गया। दरअसल मैं परसों हॉस्पिटल जा रही थी। जैसे ही ऑटो में बैठी मुझे ये फाइल दिखी। मैंने ऑटो वाले से इस फाइल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह फाइल उसकी नहीं है। उसने कहा कि अभी कुछ बच्चे पिछले सिग्नल पर छोड़ गए हैं, शायद उनमें से किसी की होगी। मैंने उससे कहा कि चलो जाकर देखते हैं। इस पर ऑटो वाले ने कहा कि अब तक तो वे बच्चे चले गए होंगे, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। फिर मैंने फाइल रख ली ताकि मैं उस बच्चे को यह फाइल लौटा सकूं, लेकिन उस समय मैं बहुत जल्दी में थी, इसीलिए लौटा नहीं पाई। आज मेरी नज़र इस फाइल पर पड़ी। खोल कर देखा तो परीक्षा का प्रवेश पत्र और पहचान पत्र था। मैं समझ गई कि ये बच्चे के लिए कितने ज़रूरी हैं और कल मेरी वापसी की फ़्लाइट है, तो सोचा आज ही फाइल लौटा दूं, रत्ना ने कहा। आपने मेरे बेटे का यह साल ख़राब होने से बचा लिया। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम होगा, आभार व्यक्त करते हुए लता ने कहा। लता सही कह रही है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष ने कहा। तुम तो मुझे जितना धन्यवाद दो उतना कम है। मैंने तुम्हारे कपड़े, नोटबुक और जाने क्या क्या, कहते कहते रत्ना रुक गई। आशीष झेप गया और माहौल को सामान्य करते हुए उसने कहा, अरे तुमने यह तो बताया ही नहीं कि तुम दिल्ली में कैसे? बड़े पापा के लड़के बसंत भैया 3 साल से दिल्ली में ही पोस्टेड हैं, यहीं रोहिणी में रहते हैं, रत्ना ने कहा। अच्छा, तो तुम उनसे मिलने आई थी? आशीष ने कहा। नहीं, दरअसल पिताजी बीमार थे और उनका यहाँ इलाज चल रहा था।
मैं उनसे मिलने आई थी। अच्छा, अब उनकी तबीयत कैसी है? अब वे नहीं रहे, रत्ना ने कहा। ओहो, बहुत अफसोस हुआ जानकर, आशीष ने अफसोस जताते हुए कहा। तभी लता चाय नाश्ता ले आई। आप कहाँ रहती हैं? पति क्या करते हैं? आपके कितने बच्चे हैं? लता ने सवालों की झड़ी लगा दी। मैंने शादी नहीं की, रत्ना ने आशीष की तरफ देखते हुए कहा। आशीष उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। चलो मैं अब निकलती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कहकर रत्ना ने विदा ली। आशीष आत्मग्लानि से भर गया और लता को एक कप चाय बनाने को कहकर वहीं सोफे पर बैठ पुरानी यादों में खो गया। रत्ना और आशीष एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रत्ना के पिताजी विश्वनाथ जी सिविल इंजीनियर थे। दूसरे शहर से तबादला होने के बाद कानपुर आए और आशीष के पड़ोसी बन गए। आशीष के पिता महेंद्र जी बिजली विभाग में कार्यरत थे। शहर में नए होने के कारण आशीष के परिवार ने विश्वनाथ जी को यहाँ बसने में बहुत मदद की। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार एक दूसरे से घुल मिल गए। आशीष के कहने पर रत्ना का एडमिशन उसी के कॉलेज में करवा दिया गया। धीरे धीरे दोनों परिवार में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों परिवार दुख सुख में एक दूसरे का साथ देने लगे। रत्ना और आशीष के लिए दोनों घर अपने ही थे। धीरे धीरे आशीष और रत्ना के बीच प्यार का अंकुर फूटने लगा और फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। समय बीतने लगा। आशीष इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दूसरे शहर चला गया। रत्ना इंटरमीडिएट पास करने के बाद बीकॉम की पढ़ाई करने लगी। रत्ना आशीष के माता पिता का खूब ख्याल रखती थी। आशीष की माँ तो रत्ना को मन ही मन अपनी बहू मान चुकी थी। बस रत्ना के माता पिता की रजामंदी बाकी थी। दशहरे की छुट्टियों में आशीष घर आया था। शांति जी चाहती थी इस बार शादी की बात पक्की कर ले। बातों ही बातों में एक दिन आशीष की माँ ने शांति ने माया से कह दिया, माया अगर तुम्हारी जानकारी में कोई अच्छी लड़की हो तो मेरे आशीष के लिए बताना। 1-2 सालों में मैं अपने घर बहू लाना चाहती हूँ। दीदी मेरी नज़र में एक ही तो है, अगर आप चाहे तो। कहते कहते माया ने कमरे में पड़ रही रत्ना को लाकर शांति के सामने खड़ा कर दिया। शांति खुशी से फूली ने समाई और रत्ना को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। दीदी, मैं आपके मन की बात जानती थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी, पर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रत्ना अगर आपकी बहू बन जाए तो मुझसे अधिक खुश कौन होगा। दोनों की बातें सुनकर रत्ना खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अब वह आशीष का इंतज़ार करने लगी कि कब वह बाजार से घर वापस आए और वह उसे यह खुशखबरी दे। इसी खुशी में माया ने रात के खाने पर आशीष के परिवार को बुला लिया। आशीष के पिता और रत्ना के पिता को इस बात की जानकारी न थी, तो माया ने सोचा इसी बहाने दोनों परिवार मिल बैठकर इस विषय पर बात कर लेंगे। आशीष के पिता जब ऑफिस से आए तो शांति ने अपने मन की बात कही, जिसे सुनकर महेंद्र जी भी खुश हो गए। शांति, मुझे रत्ना बेटी पहले से ही पसंद थी, लेकिन खैर चलो विश्वनाथ के घर चलते हैं। समय पर आशीष का परिवार रत्ना के घर पहुंच गया और फिर महेंद्र ने बात छेड़ी, जिसे सुनकर विश्वनाथ के चेहरे पर का रंग फीका पड़ गया और उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। हालांकि महेंद्र ने विश्वनाथ को बहुत समझाया, लेकिन उनका साफ कहना था कि वे लड़की अपनी ही बिरादरी में देंगे। दोनों परिवारों की खुशी एक पल में ख़त्म हो गई। सब ने विश्वनाथ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह न माने और धीरे धीरे दोनों परिवारों में ईर्ष्या, गलतफहमियां और दूरियां बढ़ती चली गई। रत्ना परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने को तैयार थी, लेकिन आशीष रत्ना के पिता का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। इस कारण रत्ना उससे नाराज़ हो गई। रत्ना ने आशीष से बात करना, मिलना जुलना तक छोड़ दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद आशीष वापस चला गया। एक दिन अचानक रत्ना के घर का सामान पैक होने लगा। शांति ने माया से पूछा तो उन्होंने बताया कि विश्वनाथ ने दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा लिया है, कल ही वे लोग चले जाएंगे। कहकर माया शांति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन वे लोग चले गए। वक्त के साथ आशीष के घाव पर मरहम लग गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे नौकरी मिल गई और माता पिता के कहने पर उसने अपना घर बसा लिया। लेकिन आज जीवन के इस मोड़ पर रत्ना ने ऐसे मिलेगा, आशीष ने सोचा भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गया और रत्ना, वो आज भी मुझसे प्यार करती है और मैंने उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
आशीष अपने आप से जद्दोजहद कर रहा था। तभी लता की आवाज़ उसके कानों से टकराई, यह लो तुम्हारी चाय। इतना सुनते ही आशीष की तंद्रा भंग हुई। आशीष ने अपने आप को संभाला। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह गया था। एक बार रत्ना से मिलकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन रत्ना तो जा चुकी थी। तभी उसे बसंत भैया का पता याद आया, जो कि बातों ही बातों में रत्ना ने बताया था। क्या बात है, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। रत्ना के बारे में सोचकर ने मुझे भी बुरा लगा। वह तुमसे सच्चा प्यार करती थी, तभी तो उसने अपना घर नहीं बसाया। शायद आज तक तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लता ने कहा, हाँ लता, मेरे प्यार में ही खोट था। समाज के कायदे कानून से परे जाने की हिम्मत नहीं हुई मुझे। मैं और रत्ना लड़की होकर भी बहुत हिम्मती थी, लेकिन मैं उससे एक बार मिलकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम मेरा साथ दोगी? आशीष ने लता से नज़रें चुराते हुए कहा। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं आशीष, मुझे तुम पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। मैं खुद भी चाहती हूँ जो भी गलतफहमियाँ तुम दोनों के बीच हैं वो मिट जाएं और तुम दोनों बिना किसी बोझ के अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लता ने आशीष का हाथ अपने हाथ में लेकर विश्वास दिलाते हुए कहा। लता, मैं अपने आप को बहुत खुश मानता हूँ और मुझे तुम जैसी जीवन संगनी मिली, जो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हारा जितना शुक्रिया कहूँ कम होगा। आशीष भाव विभोर हो उठा। अरे रत्ना की फ़्लाइट है कल की, तो तुम्हें आज ही मिलना होगा उससे। तुम अभी चले जाओ, लता ने कहा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आशीष बसंत भैया के घर पहुंच गया। रत्ना ने दरवाज़ा खोला। अरे आशीष, तुम यहाँ, कोई बात थी क्या? रत्ना ने चौंकते हुए पूछा। माफ़ करना रत्ना, मैं तुम्हें तकलीफ़ देने चला आया। मेरे दिल में बहुत बड़ा बोझ था, मैं तुमसे माफ़ी मांगकर हल्का करना चाहता हूँ। क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पास ही एक पार्क है, वहाँ चलते हैं। कुछ देर सोचते हुए रत्ना ने कहा। दोनों पार्क में पहुँचे और आशीष रत्ना से अपनी बुज़दिली के लिए माफ़ी मांगने लगा। आशीष, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को 20 साल गुजर गए। अब तो गिले शिकवों के लिए कोई जगह नहीं रही। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मैं तो आगे बढ़ गया, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पाई। अगर तुम आगे बढ़ती तो आज तुम्हारा एक भरा पूरा परिवार होता। तुमने शादी क्यों नहीं की? आशीष, लड़की किसी को अपने मन मंदिर में एक बार ही बसाती है, फिर वह किसी और की ओर देखती भी नहीं है। मेरे मन में तुम थे, फिर मैं किसी और की पूजा कैसे कर सकती थी? तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर रखने के लिए पापा ने अपना तबादला इंदौर करा लिया, जहाँ बड़े पापा का परिवार रहता था। मैंने कानपुर छोड़ने से पहले बहुत कोशिश की, आंटी से मिलने की, तुम्हारा पता पूछने की, लेकिन मैं नाकाम रही। तुम्हारे भागकर शादी न करने पर मैंने गुस्से में तुमसे बातचीत करना छोड़ दिया था, पर प्यार करना नहीं छोड़ा था। पापा दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए ऐसा कदम उठाएंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ जाते ही मेरे लिए लड़का देखने लगे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और मैंने ठान लिया कि मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाऊंगी, ताकि किसी पर आश्रित न रहूं। मैंने सब कुछ भुलाकर अपने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और प्रोफेसर बन गई। ऐसा एक पल भी नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। दुख बस इस बात का है कि माँ मेरे और पापा के बीच में पिस गई। वे मेरा घर बसते हुए देखना चाहती थी, लेकिन इसी सपने को दिल में दबाए दुनिया से चली गई। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं कि तुमने अपना घर बसा लिया, क्योंकि मुझे पता है कर्षण सिर्फ रुक्मणी के हो सकते हैं, राधा के नहीं। मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें देखना चाहती थी, जो कि कुदरत ने मुझे तुमसे मिलवा दिया। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कभी अपने दिल में मेरे लिए कोई बोझ मत रखना। रत्ना ने अपनी बात ख़त्म की। आशीष रत्ना की बात सुनकर निशब्द हो चुका था। जिस बोझ को वह वर्षों से दिल पर लिए फिर रहा था, वह एक पल में हल्का हो गया। आशीष ने रत्ना से विदा ली। रत्ना वहीं खड़ी आशीष को दूर तक जाते हुए देखती रही। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।